बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो देखो, मैंने एक बात बहुत पहले की क्लास में बताई थी कि नेचर के अंदर जो भी चीज़ हो रहा है, तो उसको हम समझने के लिए एक नाम दे देते हैं, ठीक है? कोई भी साइंस का फिनोमेना हम खुद से नहीं करते, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो भी चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को नाम देते हैं अपने, क्या बोलते हैं, फैसिलिटी के लिए। सिंपल सा एग्जांपल लो यार, अगर बोला जाए कि सन आकाश में है तो हम सिंपली क्या बोलते हैं कि दिन का वक्त चल रहा है। ऐसे ही अगर बोला जाए कि सन आकाश में नहीं है, चंद्रमा आकाश में है, तो सिंपली उस टाइम पीरियड को क्या नाम दे दिया गया, रात नाम दे दिया गया। वैसे ही लीनियर मोमेंटम भी है। जब कोई यम मास का बॉडी v वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को सिंपली लीनियर मोमेंटम नाम दे दिया गया है, ठीक है? क्योंकि देखो, वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और मोमेंटम किसके बराबर आया, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। मतलब जो मोमेंटम भी होगा वो भी कैसा होगा, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। फिर अगर जैसे बात करें इसके यूनिट की, तो देखो यूनिट कैसे डिफाइन होता है, इसके इंडिविजुअल यूनिट को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको लीनियर मोमेंटम का यूनिट मिल जाएगा। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। तो आज से आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या सिंपली लीनियर मोमेंटम बोलो, उसका यूनिट क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकंड बन गया, ठीक है? एक सेकंड। तो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या टॉपिक आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो, हम क्या करेंगे, न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ को अच्छे से यूज करके एक नया सा रिजल्ट बनाएंगे। उस रिजल्ट को नाम देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस क्या बोलो, थ्योरी बोलो या लॉ बोलो, जो भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें एक छोटा सा एजम्पशन ये है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखो, हम क्या करें, एक गन लेके फायरिंग करें, तो क्या होगा, गन बुलेट पे फोर्स लगाएगा, बुलेट गन के ऊपर फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। और जब बुलेट गन के ऊपर फोर्स लगाएगा जब, तो गन हल्का सा पीछे आएगा। तो गन हल्का सा पीछे आएगा तो जो क्या कर रहा है, मैन शूट कर रहा है, वो क्या करेगा, उसको पकड़ेगा। मतलब मैकेनिकल वर्क या मेरे द्वारा या जो भी फायर कर रहा है उसके द्वारा किया गया। तो देखो, जो फ्रिक्शन है, मैकेनिकल वर्क है, इन सबको हम निग्लेक्ट करेंगे। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, गन ने बुलेट के ऊपर जो फोर्स लगाया और बुलेट ने जो गन के ऊपर फोर्स लगाया उसकी बात करेंगे, ठीक है? देखो, तो करते क्या है, वही केस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास एक गन है जो क्या कर रहा है, बुलेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल या डिनोट कर देते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या करते हैं, उसकी सेम टाइम पे बुलेट भी क्या कर रहा है, गन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसको हम माइनस जब नाम देते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि दो चीज एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो देखो, जैसे बात करें, जब हमने फायरिंग किया तो गन ने बुलेट जो निकला उसके ऊपर बाहर के डायरेक्शन में क्या किया, फोर्स लगाया, उसको इधर की डायरेक्शन में फेंका। और सेम टाइम पे गन बुलेट ने भी गन के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो हम क्या बोलते हैं कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट। जो निगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो एक बात बताओ, जब जब गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। और जब बुलेट ने गन के ऊपर फोर्स लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। तो जो एक्शन और रिएक्शन है उसमें एक्शन पहले हुआ होगा, रिएक्शन बाद में हुआ होगा, सही बात है? नहीं, देखो, जैसे हम क्या करें, ताली पीटे, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया उसको क्या बोला, एक्शन बोला। और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे इसने इसको टच किया उसी टाइम पे इसने इसको भी टच किया, उसको क्या बोला जाता है, रिएक्शन। तो जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो कॉमन टाइम इंटरवल के अंदर होता है, ठीक है? कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि एक्शन पहले हुआ फिर रिएक्शन हुआ। एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे होते हैं, वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है? ये हो गया न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। फिर क्या करते हैं, इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। वो क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है? तो देखो, करते क्या है, हम सिर्फ चेंज इन मोमेंटम देखते हैं, किसके लिए, गन के लिए और बुलेट के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी कैसे निकलेगा, एफ इनटू डेल्टा टी के प्रोडक्ट से। क्योंकि देखो, जो जो
फोर्स इसने इस पे लगाया, जो फोर्स इसने इस पे लगाया वो कॉमन टाइम के अंदर हुआ, इसलिए हम ये चीज क्या कर सकते हैं। तो करते क्या है वही करते हैं। तो पहले गन के लिए लिखते हैं। तो गन के लिए चेंज इन मोमेंटम कैसे डिफाइंड होगा, F इनटू डेल्टा टी के प्रोडक्ट से। अगर बुलेट की बात की जाए तो बुलेट के लिए कैसे डिफाइंड होगा डेल्टा टी, वो आपका माइनस F इनटू डेल्टा टी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है निगेटिव साइन की वजह से माइनस F फोर्स आया, जब बुलेट ने गन के ऊपर लगाया उसको हमने माइनस F से डिनोट किया, तो उसका चेंज इन मोमेंटम फिर कैसा हो गया, माइनस F इनटू डेल्टा टी के बराबर हो गया। जैसे पहले बात कर लो इनके इनिशियल मोमेंटम के बारे में, ठीक है, पी इनिशियल के बारे में। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे डिफाइन होगा, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। तो पहले गन की बात करें तो गन का वेलोसिटी शुरू में क्या है, जीरो है, क्योंकि वो रुका हुआ है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। और वैसे ही बुलेट की भी बात की जाए तो बुलेट का भी मोमेंटम शुरू में क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसका मास तो होगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो शुरू में क्या है, दोनों का मोमेंटम बराबर है, मतलब क्या, मोमेंटम ऑफ, अगर गन लिखा जाए इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट इनिशियल। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिंपल सा बोलता है कि जो भी उनका इनिशियल मोमेंटम है वही क्या होगा, उनके फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। शुरुआत में क्या है, दोनों का मोमेंटम बराबर है, जीरो इज इक्वल टू जीरो है, मतलब फाइनल मतलब बाद में फायरिंग के बाद जो मोमेंटम आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपली करते क्या है, ये जो F डेल्टा टी है इसको हम क्या लिख लेते हैं, मोमेंटम ऑफ गन लिख लेते हैं आफ्टर फायरिंग, क्या, आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद जो मोमेंटम आया गन का वो ये है। और इसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं रिकॉइल मोमेंटम ऑफ बुलेट। देखो रिकॉइल का मतलब होता है जवाबी मोमेंटम, जैसे क्या करे कोई इस पे मार, कोई क्या करता है हमको मारता है तो हम भी क्या करते हैं जवाब में मारते हैं। तो वैसे ही जब गन ने क्या किया, बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया फायरिंग की वजह से, तो बुलेट ने भी क्या किया, गन के ऊपर फोर्स लगाया, जिसको हम क्या बोला, सिंपली रिकॉइल मोमेंटम बोला, ठीक है, रिकॉइल मोमेंटम बोला, जिसको हम क्या करते हैं P ऑफ G से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम बराबर है तो फाइनल मोमेंटम भी बराबर होगा। कहने का मतलब एक सेकंड, सिर्फ इसको F डेल्टा टी की बात चल रही है क्योंकि माइनस का साइन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, बराबर है, मतलब P फाइनल भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये इज इक्वल टू ये, मतलब F ऑफ G इज इक्वल टू, यहाँ पे B करो यार, P ऑफ B, क्योंकि यहाँ पे बुलेट की बात चल रही है, ठीक है। तो F ऑफ G इज इक्वल टू F ऑफ B, साथ में एक निगेटिव साइन के साथ, इसको इधर लाओगे तो क्या बनेगा, एफ जी प्लस एफ बी इज इक्वल टू जीरो। देखो फाइनल मोमेंटम भी क्या आ गया, जीरो आ गया। देखो यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वही क्या होता है, फाइनल लीनियर मोमेंटम है। शुरुआत में क्या है, दोनों का सम किया जाए तो जीरो आएगा, बाद में फायरिंग के बाद भी दोनों का सम करने पे क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड का मतलब जहाँ पे सिर्फ ये इस पे जो फोर्स कर रहा है वर्क कर रहा है और जो ये इसके ऊपर फोर्स वर्क कर रहा है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल, इस सब की बात जहाँ पे ना की जाए, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बात करी जाए तो दो चीज का इंटरेक्शन की वजह से उनके अंदर इंडिविजुअल मोमेंटम तो आ सकता है। देखो गन के अंदर भी मोमेंटम आया, बुलेट के अंदर भी मोमेंटम आया, लेकिन जब इनका सम किया जाएगा तो क्यों ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, तो क्या करेंगे एक दूसरे के जो फोर्स को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, जिससे इनका फाइनल मोमेंटम भी क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर आएगा। मतलब क्या, ये बोला गया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो कंजर्वेशन जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, क्या, कंजर्व होता है, कभी भी ना ही नया बनता है और ना ही पुराना वाला खत्म होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, सिंपली सा कि जो है वैसा ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इससे हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको एक सेकंड पहले नोट कर लो। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने क्या जाना कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स की बात कर रही है ये क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है।
तो इसको आप क्या करो, अच्छे से क्या लिखो कि यह क्या है आपका एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है। क्या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि हमने अभी क्या किया लीनियर मोमेंटम टॉपिक पढ़ा, उसमें यही चीज देखा था। तो वही क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। तो लिख लेना एक यहाँ पे लाइन कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज जीरो, देन dp अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब dt को इधर भेज दो सिंपली, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास dt को इधर भेजना है, ठीक है। तो dp इज इक्वल टू जीरो dt बनेगा। अभी कैंसिल मत करो, सिंपली अभी करना क्या, इंटीग्रेट कर दो। तो इधर भी इंटीग्रेट करो, इधर भी इंटीग्रेट करो। जीरो अभी एक कांस्टेंट नंबर है ऐसा सोचो, तो उसको क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन dt बचेगा। तो देखो dp का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सिंपली p आ जाएगा। और dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन आएगा t प्लस c आएगा। और यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, जीरो। तो जीरो इंटू टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा। बचा क्या, सिर्फ हमारे पास c बचा, p इज इक्वल टू c। c क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो इसको हम क्या मैथमेटिकली लिख सकते हो कि p इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखोगे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। इसको नोट कर लो। बात करते हैं और पार्टिकल्स के बारे में। देखो अब के बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो देखो यूनिवर्स में क्या होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारी बॉडीज है। तो क्या करते हैं, किन्हीं भी दो प्लैनेट को उठाते हैं और उनके ऊपर क्या देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो दो प्लैनेट्स हैं शुरू में, ठीक है। तो एक को वन बना दो, एक को टू बना दो। तो इनके बीच क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सिंपली। तो करते क्या है, जो फोर्स वन ने टू के ऊपर लगाया उसको ऐसे डिनोट करो, फोर्स ऑन वन, सॉरी, फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू। जो फोर्स वन ने टू के ऊपर लगाया उसको ऐसे डिनोट करो। वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और फिर क्या, जो फोर्स टू ने वन के ऊपर लगाया उसको इस डायरेक्शन, उसको क्या करो, एफ टू वन से डिनोट करो। जो फोर्स टू ने लगाया ऑन वन, फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन, उसको ऐसे डिनोट करो। वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसको ऐसे दिखा दो। देखो यार आप सभी को मालूम है, ये जो फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन, ये जो एरो का साइन है, ये क्या बताता है कि ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात चल रही है, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो एरो अलग से बनाया हुआ है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, वन ने जो टू के ऊपर फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन ये है। और जो टू ने वन के ऊपर फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसे 12th में बहुत पढ़ा होगा, तो ज्यादा तो बताने की प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो भी आपका एक्शन और रिएक्शन होते हैं, सिंपली बोलो, जो भी दो पार्टिकल्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या होता है, इक्वल और अपोजिट होता है। तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि F12 किसके बराबर है, आपका F21 के बराबर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, सॉरी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और वेक्टर में जब दो चीज अपोजिट होती है तो उसको हम एक नेगेटिव साइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव का डिनोट कर रहा है कि इनका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम, लेकिन जो फोर्स ये इस पे लगा रहा है वही फोर्स ये इस पे भी लगा रहा है, लेकिन इनका क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो देखो ये बात हो गई। अब इसी के अंदर क्या करते हैं, लीनियर मोमेंटम को चेक करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। एक सेकेंड, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है। तो देखो dp अपॉन dt इज इक्वल टू F। F क्या होता है, अप्लाइड फोर्स। तो पहले बात करते हैं इस फोर्स के बारे में, ठीक है, F12 के बारे में। तो इसमें क्या होगा, वन ने टू के ऊपर फोर्स लगाया जिसकी वजह से टू के मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसको स्टडी करने के लिए हम इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, dp2 अपान dt के बराबर लिखेंगे। अब ऐसा बोल सकते हो कि आगे वन है तो यहाँ पे वन लिखना चाहिए था, नहीं, वन ने टू के ऊपर फोर्स लगाया तो टू के मोमेंटम के अंदर चेंजेस होगा, तो हम यहाँ पे dp अपान dt लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, d ऑफ dt ऑफ m2 into v2 लिख सकते हैं।
जो सेकेंड पार्टिकल है उसका कुछ मास m2 होगा, उसका वेलोसिटी कुछ v2 होगा, ठीक है। वैसे ही F21 की बात करते हैं, वो क्या है, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1। ये कैसे डिफाइंड होगा, ये होगा आपका dp1/dt से डिफाइंड होगा कि टू पार्टिकल की वजह से जो वन पे फोर्स लगा है उसकी वजह से वन का मतलब पहले पार्टिकल के मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ा उसकी बात करेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, d/dt ऑफ m1v1 से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या देखा हुआ है कि दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। अगर इसको लेफ्ट में लाओ तो F12 प्लस F21 बनेगा और इज इक्वल टू 0। और F है क्या, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है, शुरू में ही बताया था। तो मतलब क्या, यहाँ से हमको 0 मिला। तो अगर हम क्या करें, इनको इनको भी ऐड करें तो हमको 0 मिलना चाहिए। मतलब क्या, अगर हम क्या करें, dp2/dt प्लस dp1/dt करें तो हमको क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये सभी एक्सटर्नल फोर्स हैं जो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली अगर आप d/dt को अलग कर लो तो क्या बचेगा, p2 प्लस p1 बचेगा, इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड और उससे पहले dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो d ऑफ p2 प्लस p1 इज इक्वल टू 0 dt हो गया। जैसे पिछले किया था वही करो, यहाँ भी इंटीग्रेट करोगे, यहाँ भी इंटीग्रेट करो तो करोगे तो d ऑफ कुछ भी किसके बराबर आता है, कुछ भी के बराबर आता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो वैसे d ऑफ ये सिंपल सा समझो, d ऑफ ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। d ऑफ ये किसके बराबर आया था, x के बराबर। तो d ऑफ p2 प्लस p1 किसके बराबर आएगा, p2 प्लस p1 के बराबर आएगा। और इधर तो एक कांस्टेंट c ही मिलने वाला है। तो देखो ये क्या मिला, p1 प्लस p2, लिखो एडिशन है, आगे पीछे बोल सकते हो। तो p1 प्लस p2 क्या मिला हमको, एक कांस्टेंट मिला। मतलब जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इस सिस्टम दोनों ए और 1 और 2 पार्टिकल के लिए क्या होगा, कंजर्व होगा। ऐसे लिखो, या सिंपली P2 और P1 को क्या करो, m2v2 और m1v1 के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जो आपका m2v2 होगा और प्लस m1v1 होगा, ये क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे जो दोनों पार्टिकल थे उनके लिए, ठीक है। एक सेकेंड। तो लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ अच्छे से वैलिड हो रहा है तो वहां पे सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी हमने 2 पार्टिकल के लिए किया, आप क्या कर सकते हो, 3 पार्टिकल, 4, 5 पार्टिकल के लिए भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करना, वही चेक करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।